हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरन सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो बड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं और आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज की पहला स्लाइड क्या है। आज आप लोग को क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं मिलेगा क्योंकि इसको मैंने स्लाइड थोड़ा चेंज किया हूँ। आपको पूरा डिटेल्स आज जी के आप पढ़ के देखिएगा, कैसा लगता है आप लोग फिर रिव्यू दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। देखिए पहला स्लाइड है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना। कौन बना? इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण की 5वें संस्करण की उन्होंने क्या की? रिपोर्ट जारी की, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। केंद्र की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का शहर कौन? इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर लगातार 2017 से ही इस सर्वेक्षण में क्या शीर्ष पे बना हुआ है। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत कौन नंबर स्थान पे है? दूसरे स्थान पे, जबकि नवी मुंबई तीसरे स्थान पे रहा, ठीक है। केंद्रीय शहरों विकास मंत्रालय के अनुसार वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनमें बनारस जो है आपका सबसे साफ शहर माना गया है। देश के सबसे साफ शहर का खिताब इंदौर लगातार चौथी बार जीता हुआ है। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंदौर पहली बार कब जीता था? तो 2017 में, दूसरी बार 2018 में, तीसरी बार 2019 में और ये चौथी बार जीत रहा है 2020 में। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसे क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। कौन सा? स्वच्छ महोत्सव नामक इस कार्यक्रम में कुल कितना 129 शहरों को क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया, मतलब उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे जानिए इसके बारे में। आगे चलिए देख लेते हैं। आगे आपका कि टॉप 20 शहरों के जो नाम हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टॉप 20, जालंधर देश के सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट का खिताब जीता है। पंजाब का जो जालंधर शहर देश का सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट का खिताब मिला है। साल 2016 में जब ये चालू हुआ था ना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के हिसाब से, उस समय किसे मिला था? मैसूर को। आप पंजाब में जो जालंधर है उसके बारे में जान लीजिए कि इसे क्या है। ये भारत की सबसे पुरानी जो छावनी होती है ना युद्ध लड़ने वाली, तो इसका निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिए 1848 में। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। प्रथम जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था यहीं पे हुआ था, याद होना चाहिए। ये उससे रिलेटेड है, मैंने इसलिए उसको रिलेट करके आपको बता दिया, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आप देख लेते हैं टॉप 10 शहरों के नाम। इंदौर लगातार 2017 से ही इस सर्वेक्षण में शीर्ष पे बना हुआ है। देश के स्वच्छ शहरों में सूरत दूसरे स्थान पे है, नवी मुंबई तीसरे स्थान पे है और इनमें जो लखनऊ है वो 12वें स्थान पे, आगरा 16वें नंबर पे, गाजियाबाद आपका 19वें नंबर पे है, प्रयागराज आपका 20वें नंबर पे है, कानपुर कवें नंबर पे है 25वें, और जो आपका वाराणसी है वो 27वें स्थान पर। कैसे? याद रखिए, जब आपको डायरेक्टली पूछेगा कि जो भारत में अभी रिपोर्ट जारी की गई स्वच्छता सर्वेक्षण में, उसमें बनारस का कईवां नंबर स्थान है, तब आप क्या कहेंगे? 27वें स्थान पे। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे बसों शहरों के हिसाब से बनारस का कौन सा स्थान है, तो पहला है, ठीक है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। अब आप सभी लोग ये रिपोर्ट क्यों याद रखना, जो लोग जिस राज्य के स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी को अपने अपने राज्यों के बारे में जो शहर है उनके बारे में जरूर याद रखिए, ठीक है ना। देखिए सर्वेक्षण का जो चौथे नंबर पे कौन है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आप सभी लोग जानते हैं कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। 5वें नंबर पे कौन है आपका? अहमदाबाद। कहाँ आता है? गुजरात में। 6ठे नंबर पे राजकोट, ये भी कहाँ आता है? गुजरात में। लेकिन जो 7वें नंबर पे भोपाल है वो कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। 8वें नंबर पे जो चंडीगढ़ है वो कहाँ आता है आपका? हरियाणा और पंजाब की राजधानी, यानी चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। 9वें स्थान पे जो विशाखापट्टनम है ये भी आंध्र प्रदेश में आता है। 10वें नंबर पे जो बड़ौदा है वो कहाँ आता है? ये आपका गुजरात में आता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जालंधर कैंट को आपको मैं बता ही चुका हूँ सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किए। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2020 की सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया है? तो जालंधर को। याद रखिएगा, केंद्रीय शहरी और विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण यानी दुनिया की सबसे बड़ा शहरी सफाई स्वच्छता जो सर्वेक्षण है ये कब चालू हुआ है? 2016 में। यह शहरों और महानगरों के बीच क्या
क्या करता है, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, वो काम करने में इन्हें सहायता साबित होती है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग कुछ बातों पे आंका जाता है, उसमें क्या क्या बातें रहती हैं, जो घरों से हम लोग क्या कूड़ा कचरा निकालते हैं उसे एकत्रित करना, और वो परिवहन के माध्यम से मतलब जो कचरा वाली गाड़ी आती है उसी में ही डालना, और क्या होता है, नागरिकों की इसमें सहभागिता होती है, और स्वच्छता के लिए जो नवाचार मतलब नए जो काम किए जाते हैं इनके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे आपने देखा होगा कि जो अंबिकापुर शहर है तो वहाँ पे कॉफ़ी के क्या कि बच्चे क्या मतलब जो स्वच्छता के लिए जो ये बॉटल वगैरह जो प्लास्टिक की होती थी बीन के लाते थे तो उन्हें क्या मिलता था, 5 रुपए में खाना दिया जाता था। इसी प्रकार से क्या है कि ये जो नए नवाचार होते हैं तो ये नवाचार से सम्मिलित होता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त इनकी रैंकिंग तय करने में केंद्र सरकार की तरफ से अद्वितीय स्वतंत्र संस्था होती है, मतलब फ्रीडम संस्था है, और जो मैदानी लेवल पे मूल्यांकन के अलावा जनता से मिलने वाली राय भी उनमें क्या है, शामिल की जाती है। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और दूसरी नंबर स्लाइड क्या है, किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है, तो किसने की है, ICMR ने, ठीक है। रिपोर्ट यह कहती है कि 2020 तक में आपसे पूछेगा कि भारत के अंदर कितने कैंसर रोगी हो जाएंगे, तो 13.9 लाख कैंसर रोगी हो जाएंगे। 2012 और 16 के बीच में लगभग जो 58 हॉस्पिटल हैं उन्होंने कैंसर रजिस्ट्री और जो 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री, इन आंकड़ों के रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया। किसने बोला है, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है, रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020, रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में भारत में प्रभावित कैंसरों की संख्या कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, 12%, ये याद रखिएगा। 2025 तक जो भारत में लगभग 1.5 मिलियन लोगों की क्या हो जाएंगे, कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। तो याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में 2025 तक कितने मिलियन लोगों को कैंसर बीमारी हो सकती है, तो 1.5 मिलियन, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड में आपका क्या है, इसी के बारे में है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो तंबाकू से संबंधित भारत में कुल कैंसर की संख्या है, आपसे पूछेगा तो याद रखिए कितना है, 27.1% है। उनमें से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अनुसार कैंसर का कितना है, 19.7%, जबकि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर कितना है, 5.4 शामिल है। भारत में कैंसर होने का सबसे अधिक घटनाएं किस क्षेत्र में होती हैं, ये याद रखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार से ये माना जा रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है जहां 0 से लेके 17 साल के बीच में लगभग 4 व्यक्ति मतलब 4 आदमियों में से एक को कैंसर होने की संभावना है। ये अभी ICMR के रिपोर्ट के अनुसार से बताया जा रहा है, ठीक है। कैंसर होने की संभावना पुरुषों में पेट, फेफड़े, मुंह, इन सभी चीज़ों में होता है। दूसरी ओर महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा में और स्तन में कैंसर बढ़ना बहुत आम बात हो चुकी है भारत में आजकल। याद रखिए, भारत में पूछेगा कि सबसे अधिक कैंसर के मरीज कहाँ कहाँ हैं, तो याद रखिएगा चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु में है। ये चारों आप याद रखिएगा। कैंसर का इलाज भारत में किस प्रकार होता है, सर्जरी के माध्यम से या कीमोथेरेपी के माध्यम से, ये प्रमुख क्या है, उपचार है, ठीक है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ साथ क्या होता है, इलाज होता है। फेफड़े और पेट का कैंसर का उपचार प्रणालीगत चिकित्सा से किया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में जो फैला हुआ कैंसर रोगियों का अवलोकन करना, साथ में ही इसका उद्देश्य होता है कि देश में कैंसर की घटनाओं का अनुमान की गणना करना। इस कार्यक्रम को भारत में कैंसर का एटलस का विकास कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय कैंसर जो रजिस्ट्री कार्यक्रम चालू किया गया उसको किस नाम से जानते हैं भारत में, तो कैंसर के एटलस का विकास कहा जाता है। भारत में कैंसर के प्रचार के लिए इस तरह के एक एटलस रिपोर्ट पहली बार कब जारी हुई थी, तो याद रखिए 2001 और 2 में। अगला चलते हैं, अगली साइट आपकी तीसरी नंबर है। सत्यपाल जो मलिक है इनको क्या है, मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाइए ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें आपको मैं पूरा स्ट्रेटेजी के भी कवर किया हूँ कि ये राज्यपाल कैसे नियुक्त होते हैं। और सत्यपाल मलिक को याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनको बार बार चेंज किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है, तथागत राय का स्थान मिला है। सी मलिक इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो याद रखिए ये गोवा के थे, ठीक है ना।
और उनका स्थानांतरण के बाद जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें गोवा का अतिरिक्त भार दे दिया गया। सत्यपाल मलिक 2018-19 में ये कहाँ के थे, जम्मू कश्मीर में। जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा था, वहाँ से निरस्त हुआ था, तब वहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो सत्यपाल मलिक जी ही थे। 1974 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्हें चुना गया था। 1980-86 में वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किए। फिर 2017-18 में पहली बार वो कहाँ, बिहार के राज्यपाल के रूप में काम की। फिर 2018 में ही कब बनाए गए, उड़ीसा का उन्हें राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया। ठीक है, अब राज्यपाल बनते कैसे हैं ये जान लीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से लेके 162 के अनुसार राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है, और साथ में उन्हें शक्तियाँ दी गई है, उनका कार्यकाल, इनकी चर्चा की जाती है। राज्यपाल को संवैधानिक का प्रमुख होता है, मतलब संविधान का प्रमुख होता है। एक व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए देख लीजिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, न संसद का न राज्य विधायिका का। वह लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और उसकी एज कितनी होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में और क्या है। तो राज्यपाल को कार्यकाल की जो समाप्ति कैसे होती है ये याद रख लीजिए। एक राज्यपाल को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, परंतु वो राष्ट्रपति के अनुसार जो प्रसाद पर्यंत के पद पे वो बना रहता है, तो राष्ट्रपति की जब तक उसके ऊपर हाथ रहता है। हालांकि निम्नलिखित कारणों से राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। किन किन कारणों से, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे राज्यपाल को क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा उनके किए कृत्यों को असंवैधानिक, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अगर राज्यपाल को कोई ऐसा काम पाया जाए जो क्या हो, असंवैधानिक हो, तो भी उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित इस्तीफा दे दे, मतलब खुद स्वयं से, तो भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल की विवेकाधीन, मतलब उसको शक्ति कौन कौन सी होती है ये देख लीजिएगा। जब भी किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के रूप में एक उम्मीदवार चयन करने का क्या होता है, विवेक होता है। राष्ट्रपति शासन लागू करना, ये भी राज्यपाल के अंदर आता है। वह अपने विवेक के आधार पर राष्ट्रपति के निर्देश के आधार पर ही राज्यों के मामले में क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति दी जाती है, तो आपातकाल के दौरान बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से रद्द कर सकता है। ठीक है, इतना चीजें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, कौन, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है ने किसे भारतीय निजी क्षेत्र बैंक का हिस्सेदारी हासिल की है, तो किसने की है, ICICI ने। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है एक अग्रणी भारतीय, जो मतलब भारत में सबसे ज़्यादा ICICI निजी क्षेत्र बैंकों में क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है। बैंक की एक छोटी इक्विटी हासिल की है, किसने, POBC ने। यह उन 357 संस्थागत निवेशकों में से एक है जिन्होंने क्या है 15,000 करोड़ रुपए को क्या है आहरण किया है। ठीक है, इससे ये क्या हुआ, POC ने सदस्यता ले ली, 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इससे पहले ये क्या है, एक इसके पास हिस्सेदारी थी, HDFC के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हुआ करती थी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला बेहद इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण कैलिफोर्निया जो कहाँ आता है, अमेरिका में आता है। तो जो डेथ वैली है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेथ वैली कहाँ आता है, तो आपको बताना है दक्षिण कैलिफोर्निया में। 1 सदी से भी सबसे अधिक तापमान यहाँ, मतलब 10 सदी से लेके अब तक यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, गर्म तापमान दर्ज किया गया है। याद रखिए, दक्षिण कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में डेथ वैली फार्नेस क्रीक ने 1913 के जुलाई के बाद पृथ्वी पर क्या है अपना उच्चतम हवा का तापमान दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय समुद्र पर वायुमंडलीय प्रशासन के मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने उस क्षेत्र में 54.4 डिग्री क्या सेल्सियस तापमान मापा है भी। हालांकि ये अभी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई। अब डेथ वैली होती क्या है, ये डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित एक क्या है, गिरबन है, जो कि यहाँ भी स्थित है। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भूमि का एक खंडन है और 4 पर्वत श्रृंखलाओं का एक रेनसोर्ट क्षेत्र में। अपने स्थान के कारण यह घाटी प्रकृति में अत्यंत शुष्क है। साइंस के अनुसार उच्च तापमान, सौर ताप, गर्म हवा के दोहन, गर्म हवा के प्रवास
और गर्म प्रणाली के कारण क्या होती है, प्रभावित होती है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? डेथ वैली जो पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों पर एक माना जाता है इसे। यह 10 जुलाई 1913 को यहाँ कितना तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस का पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। ठीक है, एक रिकॉर्ड के बनाने के लिए माना जाता है कि हाल ही में क्षेत्र में यहाँ कितना अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ बढ़ा है, जो एक सदी में सबसे अधिक तापमान। आगे याद रखिएगा कि जो डेथ वैली है, तो अब याद रखिए कि यह उत्तरी अमेरिका के कहाँ आता है, मोजावे रेगिस्तान का हिस्सा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डेथ वैली किसका हिस्सा है, तो याद रखिए अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान का। फर्नेस क्रीक के अनुसार जहां तापमान दर्ज किया गया था, ये अरब प्रायद्वीपीय और सहारा जो रेगिस्तान है पृथ्वी में, ये क्या है, सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। ये इसकी समुद्र तल से 190 फीट नीचे अमेरिका का सबसे कम और सबसे शुष्क और सबसे गर्म स्थान है। दुनिया में अन्य सबसे गर्म स्थान याद रखिए, डेथ वैली के अलावा दुनिया में कई ऐसे सबसे गर्म स्थान हैं। कैसे? जैसे किबिली कहाँ आता है, ट्यूनिसिया में आता है। मृतेवा कहाँ आता है, कुवैत में आता है। तुर्बत कहाँ आता है, पाकिस्तान में आता है। दलोल कहाँ आता है, इथोपिया में आता है। अजीजिया कहाँ आता है, लीबिया में। अब जो जो देश इसमें न्यूज में है, पाकिस्तान न्यूज में बना ही रहता है तो उसका याद रखिएगा। इथोपिया भी न्यूज में ही था, लीबिया भी अभी न्यूज में ही था। तो इन सभी क्षेत्रों का, और कुवैत भी रहता है। ये क्या है, ये दुनिया के सबसे गर्म स्थान है। अब भारत के बारे में जान लीजिए कि 2016 में फलोदी राजस्थान में 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाकर, जो भारत में क्या है, अब तक सबसे अधिक तापमान है। लेकिन हाल ही में राजस्थान का जो चूरू है, वहाँ तापमान कितना दर्ज किया गया है, 50 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एडीबी वाला, एडीबी ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कितना, $1 बिलियन की मंजूरी दे दी। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक। ये 18 अगस्त को उन्होंने क्या है कि जो दिल्ली मेरठ रीजन रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम निर्माण के लिए $1 मिलियन की यहाँ लगभग कितना 7,500 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी हो चुकी है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट रफ्तार अब बढ़ने वाली है। इससे क्या होगा, रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी से पूरा होगा। कोरोना के काल में इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के लिए एडीबी द्वारा क्या है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम यानी RTS कॉरिडोर को काम को तेजी करने के लिए एडीबी ने कितना दिया है, 7,500 यानी $1 बिलियन का वित्त पोषण की मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर को किसके तहत निर्माण किया जाएगा, ये याद रखें, NCR परिवहन यानी और NCRT द्वारा तैयार की। NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। इससे क्या होगा कि वहाँ वायु प्रदूषण में कमी आएगी। अब आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंस जो फैक्ट हैं वो याद रखिए। यह परियोजना क्षेत्रीय परिवहन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि NCR में लगभग कितनी % आबादी है, 37% आबादी रहती है। इस परियोजना के बाद दिल्ली में भीड़ भाड़ कम होने की क्या है, संभावना जताई जा रही है और प्रदूषण में काफ़ी कम करने में क्या है, मदद मिलेगी। RTS परियोजना के लिए एडीबी ने अगस्त 2020 में आज से लेके 2025 तक इसे कई चरणों में क्या करेगा, पैसा देगा। ये परिचालन कब शुरू होगा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RTS कॉरिडोर कहा जा रहा है कि 17 किलोमीटर के लंबे प्राथमिक खंडन का परिचालन जो है तो 2023 में ही शुरू हो जाएगा। वही पूरा जो 82 किलोमीटर का है वो जनता के लिए 2025 तक खोल दिया जाएगा। इतना चीज़ें याद होना चाहिए। इसमें याद होना चाहिए कितने स्टेशन आते हैं, तो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट तक बनने तक में 82 जो किलोमीटर है, इसमें लगभग 24 स्टेशन होंगे, जिनमें 21 कहाँ के होंगे, ये याद रखिए उत्तर प्रदेश वालों, जिनका अभी एग्जाम होगा तो इसमें कितना 21 उत्तर प्रदेश के होंगे, बाकी बचे दिल्ली के होंगे। प्रत्येक स्टेशन में कितने कितने बीच की दूरी होगी, लगभग माना जा रहा है कि 10 किलोमीटर का फैसला हो। आगे चलते हैं, देखते हैं रसेल क्रिस्प, जिनका 2020 में निधन हो गया, निम्नलिखित में किसके आविष्कार थे, लेंस के, स्कैनर के, ग्राफिक्स के, पिकल्स के। तो याद रखिए पिकल्स के।
पिक्सेल्स का आविष्कार करने वाले, दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर के स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिश का क्या हो गया, निधन हो गया। याद रखिए इन्होंने किसकी फ़ोटो ली थी, तो अपने बेटे की 2.2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिक्सल डिजिटल डॉट्स यानी आजकल फ़ोटो का जो रहता है ना, उसी से रिलेटेड है। आजकल फ़ोटो खींचने का आप लोगों को बहुत शौक रहता है, उसी से याद रखिए कंप्यूटर स्क्रीन प्रदर्शित करने में किया जाता है। पहली मतलब ये डिजिटल है, याद रखिएगा। अगला है कि जैविक किसानों की संख्या के आधार पर भारत की रैंक क्या है। जैविक खेती के तहत जो हेक्टर मतलब क्षेत्र के हिसाब से मामलों में भारत का कितना स्थान है, 9वां, और उससे पहला स्थान है। जैविक खेती किसानों की संख्या में भारत का स्थान कितना है, पहला स्थान है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में जैविक खेती के तहत में जो है 9वें स्थान पे, मतलब यहाँ जो जैविक खेती का क्षेत्र है वो कितना स्थान है, 9वां, और किसान कितने नंबर पे है, पहले स्थान पे। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहला कौन है, तो सिक्किम पूरी तरह से क्या है, ऐसा भारत का पहला राज्य है जो पूरी तरह से जैविक खेती करता है। उसके बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड। अब उत्तराखंड ने आप जानते हैं कि क्या लाया था, 1990 के बाद में जिस पे जैविक खेती पे ज़्यादा जोर दिया गया, और उत्तराखंड ने जैविक खेती एक्ट 2019 पास किया था। और ये क्या है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इनपुट एंड लाइन स्टॉक फीड रेगुलेटरी एक्ट आया था भारत में कब, 2014 में। इस एक्ट के तहत जैविक खेती को क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब तक 76 हेक्टर, जो सिक्किम में कितने हेक्टर, लगभग कहा जाता है 76 हेक्टर पे क्या होता है, जैविक खेती होती है। ठीक है, ये इसलिए भारत का ये पहला राज्य है। सिक्किम के सीएम का नाम आप सबको पता ही होगा, कौन है, प्रेम सिंह तमांग। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गंगा प्रसाद जी हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं सिक्किम में, 32 हैं। लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट ये। इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अरावली पर्वत श्रृंखला को कासन से लगभग 100 एकड़ में जैव विविधता पार्क विकसित करने की योजना बनाई। बेहद इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ने है कि पंजाब है कि राजस्थान है कि हरियाणा महाराष्ट्र। जिसको ये पता होगा ना कि अरावली की विस्तार कहाँ से कहाँ है, वो आंसर बता लेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अरावली पर्वत नहीं पाई जाती, पंजाब में भी नहीं पाई जाती और महाराष्ट्र में भी नहीं पाई जाती। तो कौन, राजस्थान और हरियाणा में से 2 एक आंसर होगा, तो आंसर होगा इसका हरियाणा। याद रखिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ये याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो इसका आपको पता होना चाहिए कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू वे मरीन पार्क हाल ही में किस देश में स्थित है, श्रीलंका में है, इंडोनेशिया में है, मालदीव में है, मॉरिशस में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसका आंसर क्या होगा, मॉरिशस में। कहाँ, क्योंकि अभी जो तेल का रिसाव हुआ है वही वाला ये क्वेश्चन है। तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन बनेंगे 20 से निकाल के। भीतरखंड का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में कि गुजरात में। तो इसका आंसर क्या होगा, भीतरखंड का राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में स्थित है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर इज केयर याद रखिएगा, सभी लोग लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।